वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान के 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो है ये विज्ञान के दूसरी वीडियो है। क्लियर। इससे पहले हम लोग विज्ञान के एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, लेमार्क, केपलर, न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क, ट्रेविरेनस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, दोनों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया, जिसमें लेमार्क कहाँ के थे? तो फ्रांस के, और ट्रेविरेनस कहाँ के थे? तो जर्मनी के। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन दिया गया है लेमार्क, अरस्तु, केपलर या फिर न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, लेमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? लेमार्क, अरस्तु, केपलर या हिप्पोक्रेटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, हिप्पोक्रेटस। याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? लेमार्क या फिर थियोफ्रेटस या केपलर या हिप्पोक्रेटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पांचवा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, थियोफ्रेटस। याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है लेमार्क को, थियोफ्रेटस को या फिर लेवोजियर को या फिर हिप्पोक्रेटस को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो छठा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि मानव का विकास ऐतिहासिक परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा दिया गया है साइकोलॉजी, तीसरा दिया गया है फाइकोलॉजी और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आंसर होगा सही। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आंसर सही होगा एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास ऐतिहासिक परंपराओं से संबंधित जो विषय है उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लियर। क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है अरस्तु ने, लेमार्क ने, ग्राहम ने या फिर न्यूटन ने। तो आठवां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आठवां क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्राहम ने। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम के द्वारा किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने, लेमार्क ने, केपलर ने या फिर न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर महोदय के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, E = mc² का समीकरण किसने दिया था? देखिए ये जो है
बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप VVI लगा सकते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अरस्तु ने, लेमार्क ने, केपलर ने या आइंस्टीन ने। तो E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या आइंस्टीन ने। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प दूसरा, गैलीलियो ने। याद रखिएगा कि जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, न्यूटन ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डार्विन, गैलीलियो, न्यूटन या फिर आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, डार्विन। क्लियर। याद रखिएगा प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन महोदय थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? डार्विन, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला, डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन महोदय थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, अनुवांशिकी के जनक कौन है? डार्विन, गैलीलियो या फिर ग्रेगरी जॉन मेंडल या फिर आइंस्टीन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्रेगरी जॉन मेंडल। क्लियर। याद रखिएगा कि मेंडल के द्वारा अनुवांशिकी यानी कि मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? तो मेंडल को। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग में किस पौधे को शामिल किया गया था? क्लियर। मटर के पौधे को, धान के पौधे को, गेहूं के पौधे को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, मटर के पौधे का। क्लियर। यानी मेंडल के द्वारा जो अपना प्रयोग किया गया था उसमें मटर के पौधे का चयन किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? अरस्तु ने, वाटसन ने, केपलर ने या न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, वाटसन ने। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसके द्वारा कहा गया था? तो वाटसन के द्वारा कहा गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, यकृत में, अमाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, क्रोमोसोम में। ध्यान दीजिएगा आनुवांशिकी जो है उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा। पहला ऑप्शन दिया गया है डार्विन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा दिया गया जॉनसन और चौथा दिया गया है आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, जॉनसन। याद रखिएगा कि जीन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन के द्वारा दिया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में, यकृत में, अमाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, गुणसूत्रों में। क्लियर। याद रखिएगा जीन जो है गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लियर। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है तो इसका आंसर होगा लोहा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन यौगिक है विटामिन का, प्रोटीन का, खनिज का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, प्रोटीन का। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है यौगिक किसका है? तो प्रोटीन का। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? एड्स रोग में, या टाइफाइड रोग में, या फिर हीमोफीलिया रोग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून में थक्का जो है नहीं जमता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से कौन रोकता है? कैरोटीन नामक प्रोटीन, हिपेरिन नामक प्रोटीन, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, हिपेरिन नामक प्रोटीन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? गुणसूत्रों में, यकृत में, अमाशय में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यकृत में। क्लियर। याद रखिएगा कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स, हिपेरिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का जमने में सहायक है कौन? तो प्लेटलेट्स। और रक्त को थक्का जमने में रोक, यानी कि रक्त को जो है थक्का जमने से रोकता है कौन? तो हिपेरिन। याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि रक्त को थक्का जमने में सहायक है, तो हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि यहाँ थक्का बनने से रोकता है, तब हो जाएगा हिपेरिन। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में, यकृत में, अमाशय में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, प्लीहा में। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, कि रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? क्लियर। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, कि रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, लाल रुधिर, श्वेत रुधिर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, प्लाज्मा। क्लियर। याद रखिएगा कि रक्त का जो तरल भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%, 45%, 65%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 55%। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, या प्लाज्मा। तो याद रखिएगा कि पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है वो प्लाज्मा है। क्लियर। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। क्लियर। तीन अवस्था ये हो गया, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा अवस्था हो गया प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, चांदी, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा लोहा। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला प्लीहा। क्लियर। ब्लड बैंक प्लीहा को बोलते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।